हेलो दोस्तों, फिजिक्स 12th फिजिक्स में फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर में आज एक और व्यंजक व्युत्पन्न करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है। क्वेश्चन ऐसा आएगा, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करो। तो निरक्षीय स्थिति क्या होती है और उसका डायग्राम कैसे बनेगा वो मैं समझाता हूँ, आप लोग ध्यान से इधर देखिए। विद्युत द्विध्रुव बनाने से पहले जो कि दो बिंदु आवेशों से मिलकर बना होता है, इनके बीच की दूरी कितनी होती है 12। मान लो ये दो जातीय आवेश है, एक प्लस और एक माइनस क्यू, इनके बीच की दूरी है 12। इनका मध्य बिंदु है O और इसको दे दिया A, इसको दे दिया B पॉइंट। ठीक है, इसका अगर मध्य बिंदु O है तो ये भी दूरी आधी आधी हो जाएगी, मतलब ये L हो जाएगा और ये भी हो जाएगा L, क्योंकि ये मध्य बिंदु है और टोटल दूरी थी 12, तो इसलिए ये L और ये L। ठीक है, अब अक्षीय स्थिति में बताया था कि अगर इस अक्ष के अनुदिश अगर चलेंगे और इस पे अगर कोई पॉइंट कंसीडर करेंगे तो वो पॉइंट इस विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष होगा अक्षीय स्थिति में। लेकिन अभी निरक्षीय स्थिति के लिए पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो निरक्षीय स्थिति ऐसा होता है कि इस विद्युत द्विध्रुव के लंबवर्धक पर अगर कोई बिंदु होगा, लंबवर्धक मतलब इसका सेंटर पॉइंट और उससे लंबवत डायरेक्शन में अगर कोई पॉइंट अगर कंसीडर करेंगे तो वो बिंदु इस विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में होगा। तो मान लिया इस मध्य बिंदु के लंबवत डायरेक्शन में, इस मध्य बिंदु के लंबवत डायरेक्शन में एक बिंदु ले लिया हमने P। ठीक है, यह बिंदु P इसके सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में है। अब इसको हमने ज्वाइन कर दिया बस दोनों पॉइंट से। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था विद्युत बल रखा है, नेगेटिव आवेश की ओर आती हुई प्रतीत होती है, तो इधर आएगी, इसको दे दिया हमने माना E1 है, और पॉजिटिव आवेश से विद्युत बल रखा है जाती हुई प्रतीत होती है, तो इधर से हो जाएगा E2। ठीक है, और एक और चीज हमने मानी कि बिंदु O से लेके P तक की जो दूरी है वो क्या है, स्मॉल r। ठीक है, अब आप इसका थ्योरी पार्ट इस तरीके से लिख सकते हैं कि माना एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि दो विजातीय आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू बिंदु A और B पर रखने से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी कितनी है 12। इन विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, जिससे लंबवत दिशा में बिंदु P है जो कि निरक्षीय स्थिति में इस विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष होगा, और इस बिंदु P पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। और इस बिंदु O से लेके P तक की दूरी है स्मॉल r। ठीक है, अब इस माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू के कारण E1 है, तो E1 बराबर 1/4πε0 के माइनस क्यू आवश्यक तो माइनस क्यू लिख दिया, अपॉन में दूरी कितना है A से लेके P तक, तो दूरी का स्क्वायर। अब ये दूरी यहां से तक कैसे निकालेंगे, तो माना हम यहाँ पे एक चीज लगाएंगे, त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस आप पूरा लिखना, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस
लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण क्या है, एपी है, एपी का स्क्वायर। आधार क्या है, एओ है, एओ का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर। एपी का वैल्यू क्या लेना है यहाँ से, एपी स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, एओ कितना है, एल स्क्वायर, और ये ओ से लेकर पी तक की दूरी कितना है, स्मॉल आर है, स्मॉल आर का स्क्वायर। तो इसको एपी स्क्वायर पे यहाँ पे रख देते हैं। अगर हम एपी की वैल्यू निकालेंगे तो एक तो क्या हो जाएगा, अगर इधर में रूट लगा दो दोनों तरफ तो इधर तो स्क्वायर हट जाएगा इसका और उधर लग जाएगा इसका रूट, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एपी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे अगर लिखवा तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के माइनस का क्यू अपॉन में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। सेम इसी तरीके से बिंदु माइनस के अष्टकरण में निकाला, सेम इसी तरीके से प्लस के अष्टकरण निकालेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस के कारण कितना है, E2 है, तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के प्लस का क्यूब अपॉन में दूरी कितना है, B से लेके P तक, तो B P का स्क्वायर। सेम इसी तरीके से यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल को हम कंसीडर कर लेंगे, इस बार पहले इसको किया था, अभी इसको कर लेंगे। तो यहाँ पे ट्रायंगल क्या हो जाएगा, त्रिभुज BOP में, BOP में सेम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, यहाँ पे कर्ण क्या है, B P का स्क्वायर, P का स्क्वायर। आधार क्या है, BO का स्क्वायर, और लंब क्या है, OP का स्क्वायर। तो BP का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू तो सेम है, देखो यहाँ पे L है, L स्क्वायर प्लस OP का वैल्यू R है, स्मॉल r का स्क्वायर। यहाँ पे अगर इधर मैं रूट लगा दूं यहाँ पे तो खाली BP बच जाएगा, क्योंकि इधर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इधर लग जाएगा रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो BP का स्क्वायर यहाँ पे रख देते हैं, क्या हो जाएगा, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के प्लस का क्यू अपॉन में L स्क्वायर R स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, उम्मीद है मुझे। इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे, ठीक है। अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि E1 का जो डायरेक्शन है, E1 का डायरेक्शन नीचे की तरफ है और E2 का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। अगर इनका परिणाम निकालेंगे तो ये इसको नीचे की तरफ खींचेगा, ये इसको ऊपर की तरफ खींचेगा, तो उनका परिणामी कहीं यहाँ पे बीच में होना चाहिए। तो मान लिया यहाँ पे कहीं पे इन दोनों का परिणामी E होगा, ठीक है, तो दोनों का रिजल्टेंट। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कैसा लिख देते हैं, यदि बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, अगर दोनों जोड़ दे तो परिणाम क्या आ जाएगा, E बराबर E1 प्लस E2।
1 प्लस E2, ठीक है। तो आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज ध्यान देने लायक है, हमने इसकी डायरेक्शन लिया लेकिन इसका एज ए मैंने यहाँ पे डायरेक्शन को बता दिया है जो कि सही है, लेकिन एज ए इसको डायरेक्शन यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दोनों के मध्य बिंदु से लेके बिंदु P यहाँ पे रखा हुआ है और इसकी डायरेक्शन एक बाहर की तरफ जा रहा है और इस डायरेक्शन ए की अंदर की तरफ आ रहा है। जब इसको हम रिजोल्व करेंगे तब ये दो भागों में टूट जाएगा। अगर मान लो ये थीटा है, ये दूरी हो गई L और ये दूरी हो गई R, इसकी भी सेम दूरी ये है और ये कितना है R, तो ये दोनों एक तरीके से कैसे त्रिभुज बन गए, समद्विबाहु त्रिभुज बन गए। इसका अगर थीटा ये है तो इसका भी थीटा एंगल मतलब थीटा ही होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है। सेकंड बात ये कि अगर इसमें cos थीटा की वैल्यू अपन निकालेंगे, अभी जो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ आपके लिए, इसमें cos थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, cos थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से देखेंगे हम, ये साइन के लिए होता है, ये cos और ये tan के लिए, बीच में cos आता है तो आधार बटे कर्ण, आधार यहाँ पे क्या है L अपॉन में कर्ण, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम ही आई थी यहाँ पे, रूट ओवर L स्क्वायर R स्क्वायर, यहाँ पे L स्क्वायर R स्क्वायर रूट में, तो ये दोनों सेम ही आया था तो हम दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आधार क्या हो जाएगा L स्क्वायर अपॉन में L अपॉन में रूट ओवर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब एक चीज और अपने को करना पड़ेगा, ये दोनों के डायरेक्शन डिफरेंट है यहाँ से, ठीक है। अब इस तरीके से कहीं भी एंगल अगर बनता है, एक चीज और अब ध्यान में रखिए कि अगर इस तरीके से Z कहीं भी बनता है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी होगा थीटा, ठीक है। तो हम एक बात यहाँ मानेंगे, ये आपको एक Z के तरीके से दिख रहा है, इसको देखिए आप, ये Z दिख रहा है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा है, अगर ये थीटा हुआ तो फिर ये भी कितना हुआ थीटा। तो हम यहाँ पे इस बिंदु P को एक तरीके से रिजोल्व कर लेंगे थीटा के फॉर्म में, तो साइन थीटा और कोस थीटा के फॉर्म में ये टूट जाएगा। किस तरीके से टूटेगा, और यहाँ पे देखिए मान लीजिए है बिंदु P, ठीक है, ये बिंदु P रहा, इससे इस डायरेक्शन में तो E2 जा रहा है और इस डायरेक्शन में E1 जा रहा है, दोनों के दोनों ही थीटा एंगल बना रहे हैं, ठीक है। अब अगर इसको हम रिजोल्व करेंगे तो थीटा जिस लाइन से एंगल बनाता है, थीटा जिस लाइन से एंगल बनाता है उस तरफ कोस आता है, और थीटा जिस लाइन से एंगल नहीं बनाता है उस साइड साइन आता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, E2 cos थीटा, और ये वाला भी एंगल इससे बना रहा है तो E1 cos थीटा। अभी इस डायरेक्शन में तो एक तो इधर जाएगा और एक कंपोनेंट इसका नीचे की तरफ आएगा, मतलब E1 sin थीटा, और ये इस डायरेक्शन में तो इसका एक कंपोनेंट तो इधर आएगा और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ जाएगा, तो मतलब E2 sin थीटा, ठीक है। अब आप एक चीज यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि ये दो बराबर आवेश है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब इसकी वैल्यू अगर 1 होगी तो इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 10 होगी तो इसकी वैल्यू 10 होगी, मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम ही रहेगी। इन दोनों की अगर वैल्यू सेम रहेगी तो इन दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उनका भी वैल्यू सेम होगा। अब आप E1 sin थीटा और E2 sin थीटा पे जरा देखिए, E2 sin थीटा और E1 sin थीटा दोनों के दोनों बराबर होंगे और दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। मैंने क्या बोला, ये दोनों का वैल्यू सेम है और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, दोनों के दोनों इधर इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। मतलब यहाँ पे जब E1 और E2 लिखेंगे तो इसमें साइन वाला फैक्टर तो कैंसिल आउट हो गया है क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, लेकिन जो cos वाला फैक्टर है, cos वाला जो घटक है वो सेम
दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएगा। तो हम इसको E1 और E2 को इस तरीके से लिखेंगे, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। cos थीटा कहां से आया आपको एक बार समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों का वैल्यू तो सेम है, ठीक है। तो हम इस पे साइन को ना साइन को एक तरीके से नजरअंदाज करते हुए या फिर साइन को ज्यादा महत्व न देते हुए हम इसकी वैल्यू पे फोकस करते हैं। तो हम इसका मोड ले लेंगे, E1 का मोड बराबर E2 का मोड और कुछ नहीं, उसके अंदर किसी नेगेटिव चीज को भी अगर रखते हैं तो वो पॉजिटिव ही बाहर आता है। मतलब यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव का रखेंगे तो पॉजिटिव ही बाहर आएगा, लेकिन ये जो नेगेटिव रखेंगे अंदर तो भी उससे पॉजिटिव ही बाहर आएगा। अगर इसको हम पॉजिटिव बना देते हैं तो ये कांस्टेंट तो देखो दोनों में सेम है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये तो दोनों में सेम है। और प्लस का q और प्लस का q मोड के कारण ये दोनों में सेम हो जाएंगे। और नीचे l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इधर भी l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। मतलब हम कह सकते हैं E1 बराबर E2 है, E1 बराबर E2 और दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के q अपॉन में l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। तो E1 और E2 यहाँ पे रख देते हैं, क्या बनेगा E बराबर 1/4 पाई। मैं इसको और अच्छी तरह से सिंपल करके लिखता हूँ, ये दोनों का वैल्यू सेम है, मतलब इन दोनों का वैल्यू जो आएगा इसका वैल्यू जो आएगा इसका वैल्यू जो आएगा सेम ही रहेगा। तो मतलब ये और ये अगर जोड़ेंगे तो दो बन जाएंगे, एक ही और एक ही मिलके दो, तो मतलब 2e cos थीटा 2e1 cos थीटा। या फिर ये किसी के बराबर रहेगा 2e2 cos थीटा, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का वैल्यू बराबर है। अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ, तो बस हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और सॉल्व होके बाहर आ जाएगा। ये cos थीटा होगा, ठीक है। e का वैल्यू देखो, e बराबर E1 और E2 की वैल्यू तो बराबर, क्या हो जाएगा 2 into 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और q अपॉन में l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू वहां पे लिखा हुआ है वो सेम टू सेम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या बनेगा 2 into 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के q अपॉन में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और इसका वैल्यू क्या है l अपॉन में रूट ओवर l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। अब रूट को हटा के मैं इसकी पावर 1/2 भी लिख सकता हूँ ना, रूट को हटा के इसकी पावर हमने लिख दिया 1/2, जो कि मैथमेटिकल सही है। अब आपने एक बात सुनी होगी, आधार अगर समान हो तो घातें जुड़ जाती है। यहाँ पे आधार समान है l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और घातें इनके आपस में जुड़ जाएगी। इसकी घात कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है, और इसकी घात 1/2 दिख रही है। अगर 1/2 में 1 अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 में 1/2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जोड़ देंगे, इसमें इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें जोड़ देंगे तो कितना बनेगा 3/2, ठीक है। इसकी पावर कितना बन जाएगा टोटल, मतलब इस तरीके से इसको लिखेंगे e बराबर, इसको मैं हटा रहा हूँ, e बराबर 2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के q बाय r प्लस r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब और ये रहा l। अब हम जानते हैं विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा से P बराबर क्या होता है q इंटू 2l
Q इंटू 12 बराबर P होता है विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा से। तो अगर इसी को अगर सजा के लिख देंगे यहाँ पे तो क्या बनेगा, ये रहा 2, ये Q और ये L। तो अगर इसी को मैं इस तरीके से लिख दूं यहाँ पे Q इंटू 12, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे P, मतलब E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और इसकी जगह लिख देंगे P बराबर R स्क्वायर L स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। इसको इसे पैक कर देंगे, यहाँ इसको लिखेंगे इक्वेशन नेक्स्ट, इक्वेशन थर्ड, क्योंकि 1 और 2 पहले दे चुके थे। तो इसके नीचे लिखेंगे इक्वेशन थर्ड, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक होगा। अब हम एक और चीज दे सकते हैं कि अर्ध लंबाई जो है इसकी विद्युत द्विध्रुव की अर्ध लंबाई L R की तुलना में बहुत ही छोटा है, मतलब R बहुत ही बड़ा होगा L से, तो R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं, ठीक है। मतलब L स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे तो क्या बनेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P बाय R स्क्वायर, ठीक है। अब ये 1/2 है और ये 2 है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। E बराबर क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P बाय R क्यूब, ठीक है। यही अभिष्ट हमारा व्यंजक है। और इसमें एक और बात हम लिख सकते हैं, वायवीय निर्वात के लिए K की वैल्यू 1 होती है, तो वायवीय निर्वात के लिए K की वैल्यू 1 होती है, अगर यहाँ पे 1 अगर रख देंगे तो वायवीय निर्वात के लिए क्या आ जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P बाय R क्यूब, मतलब K की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये हट जाएगा, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन 0